नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भीष्म आईएएस में। और आज हम आपके साथ बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था, जहां से वे दिवाली के दिन जेल की दीवार फांदकर भाग निकलते हैं और उसके बाद वे नेपाल चले जाते हैं। नेपाल जाने के बाद वे वहां आज़ाद दस्ते का गठन करते हैं और वहीं से आज़ाद दस्ते का नियंत्रण करते हैं। तो यहाँ यही पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की दीवार फांदकर, कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल होते हैं। तो हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल होते हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कहाँ की दीवार फांदकर भागने में सफल होते हैं? तो हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पटना कलम के अंतर्गत निम्नलिखित चित्रों में सामान्य किस विषय का चित्रण हुआ है। तो पटना कलम के अंतर्गत जो चित्र बनते हैं उनमें बिहार के सामान्य जनजीवन का निरूपण किया जाता है। तो यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है। तो पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः बिहार के सामान्य जनजीवन का चित्रण हुआ है। किसका चित्रण हुआ है? बिहार के सामान्य जनजीवन का चित्रण हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हमारा कि असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड, इस न्यूज़पेपर का नाम ध्यान रखिएगा, द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन किया जाता है मजरूल हक के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? तो मजरूल हक के द्वारा किया जाता है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। तो मजरूल हक के द्वारा किया जाता है। मजरूल हक के द्वारा किया जाता है द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन। कहां से किया जाता है? तो सदाकत आश्रम से किया जाता है। कहां से किया जाता है? तो सदाकत आश्रम से किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के सारण को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो कालाशोक के शासनकाल में होता है। किसके शासनकाल में होता है? कालाशोक के शासनकाल में होता है। अब जरा चारों बौद्ध संगीतियों को देख लेते हैं। पहली बौद्ध संगीति जो है वो अजातशत्रु के शासनकाल में होती है। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है यानी दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में, तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में होती है और चौथी जो बौद्ध संगीति है वो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में होती है। तो चलिए देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था। तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री, अगर पुत्री का नाम पूछे तो संघमित्रा को भेजा था। तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था। तो श्रीलंका महेंद्र को भेजा था, अपने पुत्र महेंद्र को, और पुत्री यानी बेटी संघमित्रा को भेजा था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और ओदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमणों का वर्णन किया था। तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहे एक छात्र धर्म स्वामीन, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे उस समय धर्म स्वामीन, इन्होंने अपने लेखों में इस बात का वर्णन किया है। तो यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और ओदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमणों का वर्णन किया है। तो नालंदा और ओदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमणों का वर्णन करने वाले बौद्ध भिक्षु हैं धर्म स्वामीन। कौन है? धर्म स्वामीन। धर्म स्वामीन ने अपने लेखों में, अपने पुस्तकों में नालंदा और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी के आक्रमणों का वर्णन किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि हुमायूं के समय बिहार में किसका अधिकार था। तो हुमायूं के समय बिहार में अफगानियों का आधिपत्य था। हुमायूं के समय बिहार में अफगानियों का आधिपत्य था। किसका आधिपत्य था? अफगानियों का आधिपत्य था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है
बिहार को मुगल साम्राज्य के एक सूबे के रूप में दर्जा कब दिया गया था? तो बिहार को मुगल साम्राज्य के एक सूबे के रूप में दर्जा 1580 में अकबर के शासनकाल में मिलता है। बिहार को मुगल साम्राज्य के अंतर्गत एक सूबे का दर्जा अकबर के शासनकाल में 1580 के दौरान मिलता है। कब मिलता है? 1580 में। किसका शासन था उस समय? तो उस समय अकबर का शासन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी? तो अंग्रेज व्यापारी 1651 में पटना में अपनी नई फैक्ट्री स्थापित करते हैं। तो अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो 1651 में स्थापित की थी। यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री 1651 में 1651 में स्टार्ट की थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग दिया था? तो कुंवर सिंह ने कानपुर के युद्ध में नाना साहब को सहयोग दिया था। कुंवर सिंह ने कानपुर के युद्ध में नाना साहब को सहयोग दिया था। ठीक है। कुंवर सिंह जो थे वो बिहार के जगदीशपुर से थे। कुंवर सिंह जो थे वो बिहार के जगदीशपुर के एक जमींदार हुआ करते थे। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया और उसके बाद उन्होंने कानपुर के युद्ध में नाना साहब को भी सहायता प्रदान की थी। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहां से प्राप्त हुआ है? तो पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप जो है वो नालंदा से प्राप्त होता है। पाल कला का भित्ति चित्र रूप जो है वो नालंदा से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? नालंदा से प्राप्त होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध में आंदोलन एक हिस्सा था। तो बेगूसराय में ये जो चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन था ना, इसकी शुरुआत होती है 1930 में। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध जो आंदोलन था इसकी शुरुआत होती है 1930 में। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाता है और उसी के समर्थन में बिहार में बेगूसराय के लोग जो है वो चौकीदारी कर देना बंद कर देते हैं, चौकीदारी कर का विरोध करते हैं और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हैं। तो यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि बेगूसराय में चौकीदारी कर का विरुद्ध आंदोलन किसका हिस्सा था? तो वो महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। बेगूसराय में चौकीदारी कर का विरोध महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा हुआ करता था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? तो बक्सर के युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र पर अधिकार स्थापित हो गया और ये जो क्षेत्र था उस समय भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था। यानी इसके ऊपर शासन स्थापित होने का मतलब ये हो गया कि अब भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं बची जो अंग्रेजों का विरोध कर सके। तो यही पूछा जा रहा है इसमें कि निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? तो बक्सर के युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बिहार संपूर्ण भारत पर स्थापित हो गया, क्योंकि बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो क्षेत्र था उस समय भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था और इस पर अधिकार होने का मतलब आप सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आते हैं और इस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेज भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं और फिर उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं थी जो अंग्रेजों का विरोध कर सके। तो अतः इसका आंसर होगा बक्सर का युद्ध। एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? तो बक्सर के युद्ध के यानी 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर पूरी तरह से अधिकार स्थापित हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस जिले से प्राप्त होते हैं? तो बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष सारण और वैशाली से प्राप्त होते हैं। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष जो है वो सारण और वैशाली से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? सारण और वैशाली से प्राप्त होते हैं। लेकिन यहीं से अगर आपसे पूछा गया होता कि पुरा पाषाण कालीन औजार कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो मुंगेर, गया और नालंदा से। पुरा पाषाण कालीन औजार मुंगेर, गया और नालंदा से। नवपाषाण कालीन औजार पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। क्या पूछा जा रहा है? नवपाषाण कालीन औजार। तो नवपाषाण काल के औजार सारण और वैशाली से प्राप्त होते हैं। तो बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस जिले से प्राप्त होते हैं? तो सारण और वैशाली से। सारण और वैशाली से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो बिहार का विदेह उत्तर वैदिक संस्कृति का महत्वपूर्ण राज्य था।
बिहार का विदेह उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य हुआ करता था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली जो है वो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवियों के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। अतः विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। लिच्छवियों के द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? तो वैशाली में। कहाँ स्थापित किया गया था? वैशाली में। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा। आगे देखते हैं। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध में सर्वप्रथम बृहद्रथ वंश का वर्णन मिलता है। बृहद्रथ वंश का वर्णन मिलता है और इस बृहद्रथ वंश से ही जरासंध का संबंध था, जिसका वर्णन हमें महाभारत में मिलता है। तो यही पूछा जा रहा है कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध के क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो बृहद्रथ वंश का सबसे पहले वर्णन मिलता है। और जो जरासंध था वो बृहद्रथ वंश से ही संबंधित था। जरासंध जो था वो बृहद्रथ वंश से ही संबंधित था। और बिहार का सबसे पुराना वंश जो है वो बृहद्रथ वंश ही है। बिहार का सबसे पुराना वंश जो है वो बृहद्रथ वंश ही है। ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बिंबसार कितने वर्ष की आयु में मगध के सिंहासन पर बैठा था? तो बिंबसार 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी पर बैठता है। बिंबसार कितने वर्ष की आयु में मगध की गद्दी पर बैठता है? तो बिंबसार 15 वर्ष की आयु में मगध के सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी? तो मौर्यकालीन प्रांतों में प्राच्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। मौर्यकालीन प्रांतों में प्राच्य जो प्रांत हुआ करता था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। उसकी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र हुआ करती थी। किसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी? तो प्राच्य की। प से प्राच्य, प से पाटलिपुत्र। प से प्राच्य, प से पाटलिपुत्र। याद रखेंगे, इस तरह से इंटरलिंक करेंगे इसे। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।